नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करेंगे, नीतीश कुमार की करेंगे। नीतीश कुमार अब बिहार 2025 के लिए तैयार है। वह इस बात का भी प्रमाण देने जा रहे हैं कि मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हूं। आज पटना में एक कार्यक्रम भी हुआ। पहले की अपेक्षा वह ठीक दिखे। नियोजित शिक्षक, जिन्हें सरकारी शिक्षक बनाया गया है, सक्षमता परीक्षा के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। लेकिन इससे बड़ी खबर, नीतीश कुमार पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और यात्रा जो करेंगे, उनका जो विशेष ध्येय है वह है महिलाओं के साथ संवाद। हम और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के वोट बैंक में सबसे बड़ी ताकत महिलाओं की है और यह महिलाएं, नीतीश कुमार जानते हैं, समझते हैं कि इन महिलाओं के बूते ही हम सरकार में बने हुए हैं। और नीतीश कुमार याद भी कराते रहते हैं कि जब मैं 2005 में सत्ता में आया तो फिर किस प्रकार से, चाहे पंचायतों में आरक्षण की बात हो, नगर निकाय में आरक्षण की बात हो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो, पुलिस में आरक्षण की बात हो, हम इन्हें देते रहे हैं। तो पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, महिला संवाद यात्रा, और इसके लिए बाजाबता राज्य कैबिनेट से 225 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। मतलब नीतीश कुमार 40 जिलों, 38 तो पूर्ण रूप से जिले हैं और 2 पुलिस जिले, इनकी यात्रा करने को तैयार है। चुनौतियां आएंगी तेजस्वी यादव के सामने, जो यात्रा को बीच में ही रोक देते हैं, किसी न किसी बहाने बिहार छोड़कर चले जाते हैं। प्रशांत किशोर तो पदयात्रा कर ही रहे होते हैं। तो त्रिकोणीय लड़ाई और केंद्रीय नेतृत्व, मतलब एनडीए के, बीजेपी के, उसने तो यह स्वीकार कर ही लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं का वोट बैंक तो है, माना जाता है। इसके बावजूद 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी। तो जब 50% महिलाओं का वोट फिर 43 सीटों पर कैसे सिमटी थी? और नीतीश कुमार के सामने आज जो चुनौतियां हैं, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, आज वह पुरनका चीजों को भी याद दिला रहे थे। उनके ही शब्द है, पुरनका भूलिएगा मत। और वह यह भी बता रहे थे कि देखिए, जब मैं सांसद था, केंद्र में मंत्री था, तब भी हमारे क्षेत्र में और बिहार में चलने के रास्ते नहीं थे, पैदल रास्ते थे। और आज फिर उन्होंने कहा कि हम इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। कुछ लोगों ने 2 बार इधर उधर करा दिया था, लेकिन हमारा साथ तो 1996 से बीजेपी के साथ है ना। सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे। तो नीतीश कुमार बिहार की यात्रा करेंगे। क्या अवसर है, क्या चुनौतियां हैं, तेजस्वी यादव के लिए क्या संकट है और तेजस्वी यादव के लिए क्या अवसर है? क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि मेरा बेटा किसी भी तरीके से, इसके लिए वह कोई भी सूत्र निकालने को तैयार है, कोई भी समीकरण करने को तैयार है कि 2025 में मुख्यमंत्री बने। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तीसरी ताकत तो हम हैं और सबसे बड़ी ताकत के रूप में हम ही उभरेंगे। अजीत जी, कि पता नहीं ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों के कहने का, बार बार कहने का क्या असर हुआ या नहीं हुआ, उनको भी ये बात समझ में आई। जेडीयू के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, जो नीतीश कुमार के आसपास के लोग हैं, ये हम लोग बार बार कहते रहे कि नीतीश कुमार को अब पब्लिक के बीच जाना चाहिए। जनता के बीच जाने से एक मैसेज होगा, उनको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहने से कुछ नहीं होगा, फिर वो उसका मैसेज बहुत खराब जाता है। हम लोग ये भी चर्चा करते रहते थे कि नीतीश कुमार अपनी यात्राओं के लिए जाने जाते हैं। वो हर बार अपनी यात्रा शुरू करते हैं महात्मा गांधी की कर्मभूमि से, वो पश्चिमी चंपारण जाते हैं, वो गांधी के भितिहरवा आश्रम जाते हैं, वहां से यात्रा शुरू करते हैं। तो उनको यात्राएं करनी चाहिए, उनको जनता के बीच जाना चाहिए। अगर ये मैसेज देना है पूरे एनडीए को कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना है और ये इस आधार पर वोट लेना है कि लोग इस बात पर यकीन करें कि नीतीश कुमार इतने सक्षम हैं कि वो सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए। तो ये स्थिति हम लोग बार बार कहते रहे, ये बात कहीं ना कहीं जेडीयू को, बीजेपी को समझ में आई है कि हम लोगों को ऐसे करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, महिला संवाद यात्रा करेंगे। इस बार की यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा है। ये सरकारी कार्यक्रम है, बिल्कुल पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में वो पार्टी पॉलिटिकल ये यात्रा नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है।
और इसमें वो हर जिले में जाएंगे और हर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं से उनकी मुलाकात होगी, उनसे उनके साथ वो संवाद करेंगे। जी जो खबर है उसके हिसाब से 534 प्रखंडों में या जो भी जितने प्रखंड है 550 के आसपास जो प्रखंड है बिहार में, उन सभी प्रखंडों की महिलाओं से बल्कि उनका संवाद कराया जाएगा। अब उसका मोडस ऑपरेंडी क्या, उसका क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होगा, ये तो अब हर जिले के कलेक्टर के ऊपर एक फॉर्मेट जाएगा, उसके हिसाब से कलेक्टर को आयोजित करना होगा कि जिले में कार्यक्रम होगा, किस तरह से संवाद होगा, वो देखने की बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, क्योंकि महिलाओं से किस तरह से संवाद करते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि वो जिस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा हुई इस बार और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया तो बंद कमरे में किया, वैसा ये नहीं होगा। ये सरकारी कार्यक्रम है, ये जनता ये सामने होगा ये कार्यक्रम। तो किस तरह से बात करते हैं महिलाएं, क्या इंप्रेशन लेकर के निकलती हैं, उनसे नीतीश कुमार आगे के क्या और वादे करते हैं, इस पर नजर रखने की बात होगी ये इस यात्रा के दौरान। देखिए, अगर हम लोग राजनीति की बात करें ज्ञानेश्वर जी, तो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट आधार जो आपने कहा वो महिलाएं हैं। और ये नीतीश कुमार की बड़ी ताकत है कि महिलाएं ज्यादा संख्या में निकलती हैं वोट करने, और जहां महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं वहां एनडीए को ज्यादा सीटें जीतती है एनडीए। ये हम लोग इसके पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं। अभी इस बार के भी लोकसभा चुनाव में जो 2024 के मई जून में जो चुनाव हुआ, मई में, उस चुनाव में भी बिहार में लगभग 6.5% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। पुरुषों के मुकाबले 6.5% महिलाओं का वोट ज्यादा गिरा। खैर, उसका एक कारण ये भी है कि पुरुषों का पलायन हो गया है। जो कामकाजी पुरुष हैं वो पढ़ने चले गए हैं, जो काम करने चले गए हैं, जो युवा है वो पढ़ने चले गए हैं, तो महिलाएं बची हुई हैं या बुजुर्ग बचे हुए हैं बिहार में, ये भी एक कारण है। इसकी वजह से भी महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, लेकिन महिलाएं ज्यादा निकलती भी हैं वोट करने के लिए। ये लगातार 3 चुनाव में हुआ है, लगातार 3 चुनाव में हमको ये इसका डाटा ध्यान है कि लगातार 3 चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किए हैं बिहार में। तो ये नीतीश कुमार की वजह से होता है, उनके पक्ष में होता है। और हम एक आंकड़ा अगर आप देखेंगे 2020 के विधानसभा चुनाव का, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि महिलाएं इतना वोट करती हैं, इतना सद्भाव है नीतीश कुमार के प्रति, इसके बावजूद जेडीयू कैसे 43 सीट पर आ गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में 60% के करीब महिलाओं ने वोट किया था, 60.4 कुछ समथिंग, 60.4 ही लगभग, और 54% वोट था पुरुषों का। तो 54% नहीं, 55% वोट था। 5% वोट ज्यादा किया था, 5.5% महिलाओं ने। और जिन सीटों पर महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ा था, उन सीटों में से 80% सीटें एनडीए ने जीती थी। तो ये एस्टोनिशिंग आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि जहां महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, उसमें 80% सीटें एनडीए को गई। 99 सीटें ऐसी जीती एनडीए ने जहां महिलाओं के वोट ज्यादा थे। तो जाहिर है कि वो महिलाओं का वोट कहीं ना कहीं उसमें नरेंद्र मोदी का भी उसमें हाथ होता है कि नरेंद्र मोदी के प्रति भी महिलाओं का एक आकर्षण है, उनको भी वोट मिलता है महिलाओं का। लेकिन बिहार के संदर्भ में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये नीतीश कुमार का प्रताप है, उनका इकबाल है, उनकी पुण्यता है, जो महिलाएं ज्यादा वोट करने जाती हैं और जहां ज्यादा वोट करती हैं वहां एनडीए जीतता है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में अब एक सैड रियलिटी, और इस डाटा को आप देखेंगे तो एक सैड रियलिटी आएगी कि 55% पुरुषों ने वोट किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, और इतना ही 2019 में भी किया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों का वोट परसेंट 2% और कम हो गया, 55% के बदले 55% 2019-20 में था और 24 में 53% हो गया। तो ये 2% और पुरुषों का वोट कम हुआ, ये पलायन की वजह से ही हुआ है। मान लीजिए कि ये उस मतलब 2020 में तो ये कह सकते हैं कि कोरोना के बीच कुछ लोग लौटे थे, काफी लोग बिहार में, तो उन्होंने वोट किया था, लेकिन फिर उसके बाद पलायन हो गया, और पलायन की वजह से पुरुषों का वोट कम हो गया। महिलाओं का वोट लगभग उतना ही रहा, 59.59 और 60, इस तरह 60%, इस तरह से महिलाओं का वोट हुआ। तो नीतीश कुमार के पास ये डाटा और बारीकी से होगा, क्योंकि उनके पास भी कोई ना कोई होगी ही जो सर्वे करती होगी, जो क्षेत्रवार जो उनको बताती होगी किस क्षेत्र में कितना महिलाओं का वोट गिरा, उसमें क्या फायदा हुआ, क्या एनडीए को मिला, क्या जेडीयू को मिला। तो उसी वोट आधार को ध्यान में रख के एक सरकारी यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं। उनको ये पता है कि महिला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में बिहार में डेवलप हो गई है, इसका भी श्रेय उनको जाता है। महिलाओं का सद्भाव नीतीश कुमार के प्रति है, जेडीयू के प्रति है और ओवरऑल एनडीए के प्रति है, और उनका जहां ज्यादा वोट पड़ता है वहां एनडीए जीत जाता है। ये 3 बातें महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रख के वो जा रहे हैं उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने। नहीं, वो तो ठीक है अजीत जी, वो ठीक है। देखिए, आपने कहा सरकारी कार्यक्रम है,
लेकिन मकसद तो राजनीतिक होंगे ही। और देखिए जब महिलाओं के साथ संवाद करते हैं नीतीश कुमार तो कितने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। महिलाओं के साथ संवाद के बाद ही नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी का फैसला कर लिया था। तो जब वह सभी प्रखंडों की महिलाओं के साथ संवाद करने वाले हैं तो हमें लगता है कि वह जमीनी हकीकत को भी समझेंगे, न सिर्फ शराबबंदी को लेकर, विकास योजनाओं को लेकर, अफसरशाही को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, सीओ बीडीओ ऑफिस में किस तरीके का क्रियाकलाप है, स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है। और देखिए जहां तक संगठन की बात है, हमने आपने देखा कि ठीक है उनका भविष्य आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मनीष वर्मा को निकाला गया पूरे बिहार में कि आप जाइए और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के साथ समागम कीजिए। उधर देखिए अशोक चौधरी लगा दिए गए ड्यूटी पर कि आप दलितों के साथ संवाद कीजिए। भीम संसद का आयोजन होने जा रहा है, आगे गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो अब बिल्कुल चुनावी घोड़े नीतीश कुमार खोलने लगे हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि अब आप लंबी यात्रा के लिए फिट हैं, तभी तो तभी तो वे तैयार हुए हैं। और अपने क्योंकि उन्हें भी पता है कि यदि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, आज देखिए जब वह बोल रहे थे तो आज बहुत संयमित बोल रहे थे और पुरानी पुरानी बातों का याद कर रहे थे कि उन्हें देखिए बख्तियारपुर में अपना स्कूल भी याद आ गया कि वह स्कूल कैसे बना था। उनके पिताजी भी उस स्कूल में पढ़े थे। तब देखिए स्वतंत्रता की लड़ाई थी, स्कूल बनवा दिया गया था, लेकिन 2005 के बाद हमने कैसे बनवाया। और फिर देखिए यात्रा पर तो बाद में निकलेंगे, लेकिन आज उन्होंने यह फिर से दोहराया कि लड़कियों की पढ़ाई का और महिलाओं का कितना महत्व है। वह बार बार कहते रहे महिलाएं नहीं होती, मां नहीं होती तो आज हम लोग होते क्या यहाँ। तो नीतीश कुमार जब महिलाओं के साथ संवाद करेंगे तो जमीनी हकीकत और एक तरीके से उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिस तरीके से बीजेपी ने सर्वे एजेंसियों को लगा रखा है। अब इसमें ये आप जो कह रहे हैं ये आदर्श स्थिति होगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि एकदम सिखाए पढ़ाए लोग ले आकर के बिठा दिए जाते हैं बड़े नेता के सामने बात करने के समय, ताकि वो खुल करके बात न करे, वो अपने दिल की बात न कर सके और वास्तविकता नहीं बता सके। तो ये कई बार होता है, हमने देखा। और अभी आपने भी देखा ही होगा, लाभार्थियों से संवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से बात करते हैं। हालांकि कई जगह से उसको लेकर के निगेटिव फीडबैक आया। बीजेपी के बड़े नेता जो मंत्री हैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार में और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक दिन वो एक केंद्रीय मंत्री जो बिहार के हैं उनके घर पे वो मिल गए थे और वहीं वो ये बात बताई कि लाभार्थियों को इकट्ठा करके उनसे संवाद कराना लाभार्थियों को अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि ये बार बार याद दिलाया जा रहा है हमको कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। लेकिन वो लाभार्थियों का जो संवाद होता था उसमें सिखा पढ़ा करके कुछ लोगों को आगे ले आया जाता था, उनसे लिखित सवाल पूछे जाते थे और उनका जवाब उसी अंदाज में दिया जाता था जो लिखित जवाब होता था। तो उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। जो जिस पर्पस की आप बात कर रहे हैं वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उसका मैसेज जाएगा, थोड़ा मैसेज उसका भी जाएगा कि नीतीश कुमार महिलाओं से बात किए, महिलाओं की समस्याएं सुनी उन्होंने। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई जिला प्रशासन किसी महिला को ये कहने देगा कि वो महिला कहे कि हम लोगों से घूस मांगा जाता है या हम लोगों को काम करने में परेशान किया जाता है, या हम ये तो कोई नहीं कहने देगा जिला प्रशासन। नहीं, ये संभव तो नहीं होता। जी बिल्कुल। लेकिन अगर इतना गार्डेड नहीं किया जाए, इतना स्टेज मैनेज नहीं किया जाए सारी चीजों को, तो सच्चाई सामने आएगी नीतीश कुमार के साथ। अगर वो संवाद करते हैं, पार्टी के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिला प्रशासन तो चाहेगा कि 10 आदमी को हमने जिनको चुना है, जिनको सिखाया पढ़ाया है वो बोले, लेकिन पार्टी को ये कोशिश करनी चाहिए है कि नीतीश कुमार के सामने खुले तौर पर संवाद हो महिलाओं का और हकीकत पता चले नीतीश कुमार को कि जिला प्रशासन और प्रखंड का प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है और कहाँ ठीक करने की जरूरत है। देखिए नीतीश कुमार का जो संवाद होना है वो कोई अनपढ़ महिलाओं से नहीं होना है, एकदम राह चलती महिलाओं से नहीं होना है कि जिनको कुछ नहीं आता है। उनका संवाद जीविका दीदी जो है जिनको उन्होंने नियुक्त किया है उन लोगों के साथ मुख्य तौर पर होना है। और वो कृषि कार्य में भी हैं, पशुपालन में भी हैं, हस्तशिल्प में भी हैं और जीविकोपार्जन के जितने भी उपाय हो सकते हैं छोटे छोटे किसी ग्रामीण या कस्बाई इकोनॉमी में, उनमें वो काम करती हैं। तो नीतीश कुमार उनसे बात करेंगे, उनकी ट्रेनिंग निश्चित रूप से इतनी हो गई है कि वो संवाद कर सकें और खुल करके अपनी बात कह सकें। उन लोगों के साथ संवाद में सच्चाई अगर सामने आती है कि वो लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं अपने काम करते हुए, वो इतने वैलिड सेगमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे
बैंक सखी बना रखा है, उसी में बैंक सखी हैं जो बिल्कुल बैंकिंग के कामों में महिलाओं की मदद करती हैं। तो उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, है कम है, बैंक में कोऑपरेशन है कि नहीं है। जो बैंक के कर्मचारी हैं जिनके बारे में बहुत ऐसा रेपुटेशन है कि जोक बनते हैं, उनके जोक्स बनते हैं, उनके ऊपर मीम्स जी बनते हैं कि बैंक में जब जाइए तो वो अगले काउंटर पर भेज देते हैं, उसके बाद अगले काउंटर पर भेज देते हैं और फिर सब लंच के लिए चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति महिलाओं को भी मतलब उनका सामना करना होता है, उनका काम कितना सफर करता है। ये सब चीजें अगर सही में बताई जाए नीतीश कुमार को तो इन सब चीजों के उपाय हो सकते हैं। वो नए अभी 1 करोड़ 20 लाख के करीब जीविका दीदी हैं जिनको अलग अलग कामों में स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया हुआ है। और हम लोग लोकसभा चुनाव में इस पर पता हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बेगूसराय और ऐसी कितनी ऐसी सीटें जो माना जाता था कि एनडीए की पक्की सीट है, वहां जीत मिली जीविका दीदी के चलते। बिल्कुल 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 माना एक्सेप्ट किया कि जो जीविका दीदी का वोट हमको मिल जाएगा तो चुनाव जीत जाएंगे। तो उनके साथ बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, जो चुनाव जिता देती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चुनाव की राजनीति में। उनकी समस्याएं अगर सचमुच में नीतीश कुमार के सामने आए, और नीतीश कुमार तो इस तरह के जब वो जाएंगे तो पूरा अमला जमला साथ होगा, जितने अधिकारी होंगे वो सब लोग साथ होंगे, तत्काल समाधान हो सकता है समस्याओं का। और ये बूस्टर डोज हो सकता है जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए एक बूस्टर डोज होगा। नीतीश कुमार की ये यात्रा बूस्टर डोज की तरह है। उनको हर जिला यूनिट में एक नई जान आ जाएगी इससे, हर प्रखंड यूनिट में नई जान आ जाएगी इससे। तो इसको कैंडिड रखना चाहिए, इसको स्टेज मैनेज नहीं करना चाहिए है। कुछ चीजें हो जो एक डेकोरम के लिए जो जरूरी हो वो किया जाए, लेकिन एक फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। महिलाओं का नीतीश कुमार के साथ संवाद होना चाहिए। नीतीश कुमार मतलब अमला गमला छोड़कर महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा, बहुत सही फीडबैक मिलेगा। और महिलाएं भी नीतीश कुमार के साथ बहुत सहज रहती हैं और नीतीश कुमार भी बहुत सहज महसूस करते हैं महिलाओं के साथ संवाद करने में। हम लोगों ने इसके पहले देखा है और महिलाएं सेफ महसूस करती हैं, सेफ फील करती हैं नीतीश कुमार के शासन में भी और नीतीश कुमार के साथ भी। तो ये वहां अगर वो शिक्षकों का मामला आता है, शिक्षकों की अलग समस्या है, जीविका दीदी जो है उनकी अलग समस्या है। नहीं, शिक्षकों के लिए तो आज नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया। अजीत जी, शिक्षकों का ऐलान देखिए, जो तबादला नीति की बात हो रही थी, तबादलों की बात हो रही थी, आज तो उन्होंने नियोजित शिक्षकों को कह दिया कि आप जहां हैं वही काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि चुनावी साल आ गया है, बहुत इधर उधर करना ठीक नहीं होगा। देखे ही आप, लैंड सर्वे का काम ढीला पड़ गया। चुनाव जब उपचुनाव हो रहे थे तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो एप्लीकेशन था, जो सर्वर था, वही ठप हो गया था। तो नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई है कि चुनावी साल तो आ गया है। तेजस्वी यादव को कब यह बात समझ में आएगी कि नहीं, अब दौड़ने का समय आ गया है, घर में बैठने और सोने का वक्त नहीं रहा है, केवल हैंडल एक्स पर काम करने से काम नहीं चलेगा। यह समझ कब आएगी? उस पर वो हम लोग तो उनके बारे में चर्चा किया है। अभी तो यात्रा एक राउंड की, एक दौर की यात्रा हुई, 2 दौर की, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं है कि उसके बाद कब यात्रा होगी उनकी। और वो उस यात्रा के बाद दुबई चले गए थे। दुबई से आए तो दिल्ली की अदालत में पेश हुए, जमानत मिल गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं है। उन्होंने यात्रा शुरू की, लेकिन उपचुनाव का ऐलान हो गया, उन्होंने यात्रा बंद कर दी, लेकिन उपचुनाव भी खत्म हो गए। उपचुनाव में भी तो ऐसा नहीं था कि वो 4 सीटों पर लगातार बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, चुनाव में भी ऐसा होता कि आप प्रशांत किशोर की तरह भी मेहनत नहीं कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने जितनी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेहनत की, उतनी भी मेहनत नहीं की तेजस्वी यादव ने। तो ये चुनाव कोई बहाना नहीं था उनके लिए। वो यात्रा करते समय भी चुनाव लड़ा सकते थे। उनको एक रैली करनी थी, एक या 2 रैलियां की, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1-2 रैली की है उन्होंने। तो ये उपचुनाव कोई ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो यात्रा, ये आपके जज्बे पर है, आपके जुनून पर है, कि आपकी जिजीविषा पर है कि आप किस तरह से लड़ते हैं, आप कितना लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक बड़ी समस्या है जो दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं, जो बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहे हैं और जिनको राजनीति विरासत में मिली है, जो लिगेसी पॉलिटिशियन है, वो लिगेसी पॉलिटिशियंस के साथ एक बड़ी समस्या है। ये राहुल गांधी के साथ भी है, ये हर आदमी के साथ समस्या है। बाय डिफॉल्ट लोग जीत जाते हैं। हमने देखा क्या, अखिलेश यादव ने भी क्या किया, एक पीडीए का समीकरण बनाया जो A to Z बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं। उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। 5 साल विपक्ष की तरह सड़क पर उतर के कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। पुराने नेता जैसे करते थे, मुलायम सिंह यादव करते थे या लालू यादव करते थे, उस तरह से थोड़ा तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये लोग इतने प्रोटेक्टेड हैं और इस भ्रम में बैठे हैं हमेशा कि बाय डिफॉल्ट सत्ता हमको मिल जाएगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मिल भी गई 2 बार। तेजस्वी ये प्रशांत किशोर आ गए 2015 में, तो जेडीयू से तालमेल करा दिया तो सत्ता मिल गई। फिर नीतीश कुमार एक बार आ गए तो सत्ता मिल गई। तो ये आप इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम ही को सत्ता मिलेगी, जब उनकी नहीं रहेगी तो हमारी रहेगी।
लेकिन अब वो भी स्थिति बदल गई है, अब एक तीसरे प्लेयर आ गए हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट सत्ता की उम्मीद में हैं तो अब छोड़ दीजिए, अब तो आपको भी पसीना बहाना होगा और मैच करना होगा प्रशांत किशोर की मेहनत को और नीतीश कुमार के करिश्मे को। देखिए, प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ करिश्मा है, नीतीश कुमार की छवि है, नीतीश कुमार का बैकग्राउंड है, नीतीश कुमार की उपलब्धियां हैं, उनकी हिस्ट्री है, तो उसको मैच करना होगा, जो तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कर सकें, क्योंकि नीतीश कुमार की हिस्ट्री को मैच करने जाएंगे जब 20 साल की उनकी उपलब्धियों को, तो उनको अपने माता पिता के सरकार की 15 साल की उपलब्धियां बतानी होंगी, जो कहते हैं सब लोग कहते हैं बताइए, तो नहीं बता पाते हैं, तो वो उनके लिए मुश्किल है। उस कमी को वो दूर कर सकते, वो जो हैंडीकैप है, उनके पीछे जो बैगेज है अपने माता पिता के शासन का, उस बैगेज से छुटकारा तब मिलेगा जब अपनी स्वतंत्र छवि बना लेंगे तेजस्वी यादव। जिस दिन एक स्वतंत्र राजनेता की उनकी छवि बन जाएगी, जिस दिन वो अपने माता पिता के साए से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन ये माना जाएगा कि अब उनको वोट मिलेगा, अपने नाम प्रदानित कर रहे हो। तो उनके स्ट्रेंथ को और वीकनेस को हम लोग आकलन करेंगे। नीतीश कुमार के सामने अभी, उनके करिश्मे के सामने, उनके कामकाज की हिस्ट्री के सामने अभी उनके लिए टिकना मुश्किल है। आपने जो कहा अभी, नीतीश कुमार आज जो शिक्षकों को जो किया, हमने देखा जब उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं रहेगा, इतना चीयर अप किया लोगों ने, बिल्कुल। और ये पूरे मतलब ये एकदम रिजोनेट होगा पूरे प्रदेश में, चारों तरफ इस तरह की खुशी, इस तरह की तालियां सुनाई दे रही होंगी। तो ये आपने ठीक कहा कि अब वो समझ गए हैं कि चुनावी साल शुरू हो गया, तो अब लोक लुभावन ही फैसले होने चाहिए हैं। अब जो गवर्नेंस के जो फैसले होते हैं, बहुत बहुत टफ फैसले होते हैं, वो करने का समय चला गया। अब टफ फैसले नहीं, गवर्नेंस के फैसले होंगे, और गवर्नेंस का मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे पर नीतीश कुमार को वोट मिलता है। गवर्नेंस का ही मुद्दा है जो महिलाओं को भी नीतीश कुमार के पक्ष में ले आता है। गवर्नेंस का ही मुद्दा है जो कमजोर और वंचितों को नीतीश कुमार के पक्ष में ले आता है। ये कोई बाहुबल का मुद्दा नहीं है, कोई धनबल का मुद्दा नहीं है। हम लोग कल नीतीश कुमार के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये चर्चा रह गई थी, नीतीश कुमार कहीं कैश रुपया नहीं बांट रहे हैं, लोगों के खाते में कैश नगद पैसा नहीं भेज रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंट जो है, उनकी मंशा जो है, वो 2005 से लोग देख रहे हैं कि 50% आरक्षण, लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, पोशाक की योजना, साइकिल की योजना, ये जीविका दीदी की योजना, ये तमाम, और शराबबंदी, तमाम गड़बड़ियों के बावजूद शराबबंदी उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रख के किया है। महिलाएं भी इस बात को जानती हैं, इतना भी फेल है, एकदम बुरी तरह से फेल है, और हम इस बात से पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत अध्ययन के बाद ये कहा है कि पूरी तरह से फेल है वो पॉलिसी। लेकिन उस पॉलिसी के पीछे नीतीश कुमार की जो मंशा है वो गलत नहीं है। उस मंशा को महिलाएं समझ रही हैं कि उन्होंने इसलिए किया ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें, बाहर भी और घर में भी, घर के बाहर भी महिलाएं सुरक्षित रहें। वर्क प्लेस पर भी जो उनके साथ गड़बड़ियां होती थी या बाहर भी कहीं होती थी, तो उसमें ज्यादातर शराबी लोग उसके लिए जिम्मेदार होते थे, और घरेलू हिंसा के लिए भी वही कारण था। तो महिलाएं इस मैसेज को, उनकी मंशा को समझती हैं। तो गवर्नेंस का मुद्दा जो नीतीश कुमार का है, वो उनकी यूएसपी है, वो उनकी ताकत है, और महिलाएं उस मुख्य, जो महिलाओं को ही ध्यान में रख के वो गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अभी इस बार की भी उनकी यात्रा में गवर्नेंस की ही बात होगी, हम लोग देखेंगे जब यात्रा शुरू। और आज अजीत जी आज उन्होंने पत्रकारों को भी कहा कि देखिए, आप सभी लोग हैं, पुरानी चीजों को याद रखिएगा। और देखिए, वह याद करा रहे थे कि जब हमने लड़कियों को साइकिल दिया, 9वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को, फिर वो लड़कियां साइकिल से चलने लगी, फिर वही लड़कियां अपने माता पिता को साइकिल पर बैठाकर गांव में घुमाने लगी। तो नीतीश कुमार यदि पुरानी लॉ में लौटे और यह लगा कि उनकी सेहत ठीक है, वह लड़खड़ा नहीं रहे हैं, तो फिर तो 2025 में चाहे तेजस्वी हो या प्रशांत हो, दोनों के लिए गंभीर चुनौती होगी। है जिस रूप में आज नीतीश कुमार दिख रहे थे, हालांकि आज भी वो कागज पढ़ रहे थे, लेकिन वो उतना तो कागज पढ़ा जाता है, उतना तो पॉइंट्स बना के रखना चाहिए है। अगर इस तरह से वो रहते हैं, इस तरह से उनकी सेहत रहती है, और वो मैसेज कन्वे हो जाता है ग्राउंड लेवल तक कि नीतीश कुमार आगे 5 साल तक और बिहार का नेतृत्व करने में सक्षम है, तो फिर नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती, नीतीश कुमार की चुनौती से पार पाना तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों के लिए मुश्किल होगी। लेकिन प्रशांत किशोर के पूरे कैंपेन का जो फोकस है वो नीतीश कुमार पर है कि नीतीश कुमार विफल रहे। नीतीश कुमार बिहार को जिस चीज की जरूरत थी वो नहीं कर पाए, नहीं दे पाए हैं बिहार को। और ये बात हम लोग भी कई बार कहते हैं कि जो ऐतिहासिक भूमिका नीतीश कुमार को निभानी थी वो निभा चुके हैं। अब आगे क्या है, इसका विजन, इसकी दृष्टि उनके पास अभी दिखती नहीं है कि क्या दृष्टि है।
लेकिन फिर वो चौंकाते हैं, फिर हैरान करते हैं, वो कोई नई दृष्टि आ जाती है, कहीं न कहीं से कोई नई चीज़ निकल के आती है। अब वो महिलाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं, महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा, महिलाएँ सशक्त होंगी, तो बिहार में थोड़ा सुधार हो सकता है, कुछ और विकास भी हो सकते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वो सशक्त होंगी तो बच्चे उनके पढ़ने के लिए उनको बच्चों को पढ़ाएँगे, शिक्षा की तरफ उन्मुख होंगी, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये सब उसके बाई प्रोडक्ट हैं, वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन बिहार को अभी एक बड़े जो ग्रेट लीप की ज़रूरत है, एक बड़ी छलांग की ज़रूरत है। अब बिल्कुल। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, इनकी ज़रूरत थी, उन्होंने कर दिया नीतीश कुमार ने। अब एक बड़ी छलांग की ज़रूरत है, जायंट लीप जिसको बोलते हैं, उसकी ज़रूरत है। और वो होगा आप एक साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ध्यान देंगे, एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान देंगे। देखिए बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आपने भी एक प्रोग्राम किया है जिसमें आपने स्कूलों की हालत पर चर्चा की है। बिल्कुल। बिहार में स्कूलों की हालत बहुत खराब है। शिक्षक आपने बहाल कर दिए, लेकिन शिक्षक कहाँ पढ़ाए? बैठने की क्या व्यवस्था है? आज सारे देश में स्मार्ट क्लासेज हो रही हैं और स्मार्ट क्लासेज में बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन शिक्षा, दूसरी तमाम चीज़ों की जो नई नई चीज़ें आ गई हैं, उनकी पढ़ाई होती है, एआई की पढ़ाई होती है, मशीन लर्निंग की पढ़ाई होती है 8वीं 9वीं क्लास से। बिहार क्या इसके लिए तैयार है? ये पढ़ाई हो रही है सरकारी स्कूलों में? नहीं, बिल्कुल सरकारी नहीं। स्कूलों बिल्कुल नहीं हो रही है। आपके पास तो पूरे डेस्क और बैठने की जगह नहीं है। बच्चे पुरानी तरह के बेंच पर बैठ रहे हैं या जमीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो डेस्क लगे, स्मार्ट क्लासेज हो, बिल्डिंग्स बने, नए क्लासरूम ऐड किए जाएं और इसके लिए शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, जैसे दिल्ली सरकार करती है। कोई गुणात्मक परिवर्तन दिल्ली की शिक्षा में नहीं हुआ है, लेकिन एक ये चेंज आया है कि नए क्लासरूम्स जुड़ रहे हैं, जैसे 5000 नए क्लासरूम्स बन गए, फिर वो इनरोल होने लगे बच्चे, बच्चों में पढ़ने की इच्छा आई तो उसके आगे की चीजें तमाम ठीक होती हैं। तो स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, अस्पताल बन रहे हैं बिहार में, लेकिन अच्छे डॉक्टर क्या नियुक्त हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति कितनी हो रही है, नर्सेज की क्या नियुक्ति हो रही है? सबसे वर्स्ट एवरेज है जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर और नर्स है, वो बिहार की है। कोई 1000 पर पूरे वर्ल्ड बैंक का, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है कि 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में 10,000 11,000 पर एक डॉक्टर है। 10,000 लोगों पर आपको 1000 लोगों 1100 लोगों पर एक बेड है। तो ये सब चीजें सुधारने की जरूरत है बिहार में। शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधार, जिस पर टारगेट करें, जिस पर नहीं, वो दो बातें आपने पकड़ ली ना दीदी। देखिए, नीतीश कुमार अपने सभी भाषण में पुरनकी बातों को तो याद करा देते हैं और यह कहते हैं, बार बार कहते हैं, हमने ये किया है ना जी, हमने ये किया है ना जी, हमने ये किया है ना जी, आप तो जानते ही है ना जी, आप तो जानते ही है ना जी। लेकिन क्या करेंगे? जो आप विजन की बात कर रहे थे, वहां वे खामोश हो जाते हैं। और उनकी टीम जो भी है, जो आप हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, ब्रांडिंग वाली बात कर रहे थे, टीम यह बता नहीं पा रही है कि उनको यह बताया जाए कि वह आगे क्या करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, बिहार में जो लीडरशिप है, जो गवर्नेंस है, वह देश दुनिया के चेंजेस और चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। यदि चेंजेस और चैलेंजेस को स्वीकार कर ले और शिक्षा को उसके मुताबिक कर ले, भी आपने कहा ना, एआई की पढ़ाई हो रही है, आजकल साइबर फ्रॉड की पढ़ाई हो रही है, आजकल डिजिटल एरा की पढ़ाई हो रही है, आजकल इन्वायरमेंट की पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ वही जो कबीरदास और सूरदास लिखे हुए हैं वही पढ़ाए जा रहे हैं और उनकी भी नई व्याख्या नहीं हो रही है। जो इकोनॉमिक्स लिखा है वही पढ़ाया जा रहा है। तो हम चेंजेज और चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है। शिक्षा विभाग का मतलब तो सिर्फ वेतन देने वाला विभाग रह गया है। एकदम ठीक बात कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी आप। और नीतीश कुमार तो ठीक है, पुरनका बात ठीक है, लेकिन नयका बात क्या है? बिल्कुल। ये भी तो लोग पूछेंगे ना कि भाई पुरनका बात तो ठीक है, लेकिन नई बात क्या है? पुरनका बात पर, पुरानी बात पर लालू यादव, तेजस्वी यादव को तो बैकफुट पर ले आ देंगे, लेकिन उससे प्रशांत किशोर तो बैकफुट पर नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर तो फिर अपने नई बातों से, अपने नए विजन से, अपनी दृष्टि से आपको बैकफुट पर ले आ देंगे। उसका क्या जवाब देंगे आप? जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात होगी, पलायन रोकने के लिए नीतीश कुमार के पास क्या प्रोजेक्ट है, क्या परियोजना है पलायन रोकने के लिए? लोग बिहार के नहीं जाए बाहर नौकरी करने, बाहर पढ़ने। दो चीजें हो जाएगी, बाहर लोग नौकरी करने नहीं जाए, बाहर पढ़ने नहीं जाए, तो बिहार की आधी समस्याएं ठीक हो जाए। आप रोक लीजिए, बिहार के बच्चों को जितना पैसा बिहार से बाहर जा रहा है, शिक्षा पर जितना खर्च हो रहा है, वो बिहार में खर्च होने लगे तो इकोनॉमी को एक अलग ही, मतलब जिस जाइंट लीप की बात हम कर रहे हैं वो मिल जाए, ऐसी गति मिल जाए उस पैसे से, सिर्फ जो पैसा जा रहा है बाहर पढ़ाई के लिए। तो और अपने लोगों को आप अगर रोजगार देने लगे बिहार में, सम्मानजनक तरीके से उनको रोजगार मिले, एग्रीकल्चर बेस्ड ही इंडस्ट्री की बात हो, जो एक शाहनवाज हुसैन ने रिवोल्यूशनलाइज करने की बात की थी, लगभग उसका प्रयास किया था। वो कई चीजें ऐसी जो
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लग रही थी बिहार में, तो उस पर क्या हुआ? उसके बाद तो कोई नई बात हमको नहीं सुनने में आई है। हो सकता है हो रहा हो उसमें, चूंकि जो मंत्री हैं उसमें काफी सक्षम मंत्री हैं और वो नई दृष्टि के साथ हमको लगता है कि नीतीश मिश्रा काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उस सेगमेंट में अभी कुछ नया क्या हो रहा है इसकी ब्रांडिंग नहीं, इस मतलब अगर हो भी रहा है कुछ तो उसकी सूचना नहीं आ रही। शाहनवाज हुसैन के साथ ये बात थी कि वो करते भी थे और करते हुए दिखते भी थे, वो दिखाई भी देता था उनका काम, लोग जानते भी थे उनके काम को। तो वो अब नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो जहां जाते थे, मुझे याद है मेरे दफ्तर में आए शाहनवाज हुसैन, मुझे इंटरव्यू करना था और वहीं उन्होंने फोन लगाकर गौतम अडानी से बात कर ली। तो देखिए भरोसा जीतने का मतलब एक ये होता है ना कि देखिए मेरी पहुंच कहां है, मेरी पहचान कहां है, मैं सीधे तौर पर गौतम अडानी से बात कर सकता हूं, तो अगला भी विश्वास करता है कि नहीं यह आदमी कुछ कर सकता है। हाँ, तो बिल्कुल आप उनकी कही हुई बात पर यकीन करके थोड़े उनके बारे में खबर चलाएंगे। आप जब उनके बारे में खबर चलाएंगे तो आप अपनी आंखों देखी बताएंगे। बिल्कुल, तो ये अब नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। पता नहीं काम कितना हो रहा है, लेकिन अभी एक जाइंट लीप की जरूरत है। ये काम ठीक है, नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा ठीक है, महिलाओं के साथ संवाद करके वो अपना वोट सुनिश्चित कर लेंगे और ये यात्रा हमको लगता है थोड़ी लंबी चलेगी। शुरू होने के बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने वो यात्रा चलेगी, क्योंकि सभी जिलों में जाना है और सभी प्रखंडों की महिलाओं से मिलना है। जीविका दीदी 1 करोड़ 20 लाख है, तो वो यात्रा लंबी चलेगी, उसका मैसेज एक होगा। लेकिन आगे की बात, आगे की दृष्टि नहीं दिख रही है। आगे क्या करेंगे आप? पलायन किस तरह से रुकेगा? शिक्षा के लिए सुधार कैसे होगा कि बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए? नौकरी की क्या, रोजगार की व्यवस्था होगी कि बाहर नहीं जाए रोजगार करने के लिए लोग? और कई कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जो उठेंगे आगे, जिसकी मांग हो रही है। हमने कई लोगों को देखा जो लोग कह रहे हैं कि भाई डोमिसाइल पॉलिसी का क्या हुआ, आप क्यों नहीं डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर रहे हैं? बाहर के लोगों को नौकरी मिल रही है, बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं नौकरी कर रहे हैं। तो ये सब इश्यूज भी उठेंगे, जिनका अब तो चुनावी साल है, अब हर चीज पर नजर होगी। डोमिसाइल की बात करें ना अजीत जी, मैं देखिए एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी और कुछ नेताओं से मैं बातचीत कर रहा था कि हमने कहा इसमें परेशानी क्या है, तो उन्होंने देखिए अंतर मन से कबूला कि देखिए सच है ना ज्ञानेश्वर जी कि पिछले 30 वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं हुई है, कॉलेजों में पढ़ाई ही नहीं हुई है, तो फिर पढ़ने वाले जो पढ़े ही नहीं है तो फिर उनको ही भर्ती कर, यदि हम उसमें दूसरों को मौका न दे। देखिए मेरे कई दर्शक नाराज हो जाएंगे इस बात पर, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं, मैं बिहार की बात करता हूं कि देखिए पहले आपको तो पढ़ाई ठीक करनी होगी, तब आपको नतीजे बेहतर मिलेंगे और काम करने वाले और पढ़ाने वाले भी बेहतर मिलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमको अब ध्यान आ रहा है कि एक समय जब वो बिहार की वो तस्वीर आई थी कि लोग दीवार पर चढ़े हुए थे और चोरी करा रहे थे परीक्षा में, तो उस समय किसी ने तंज में ही कहा था, व्यंग में ही कहा था, लेकिन कहा था कि इस तरह से जो पास करेंगे, उसने कहा था कि अब आगे वाली पीढ़ी को तो चोरी कराने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। जो चोरी करा सके, नकल करा सके, जो इस तरह से नकल करके खुद ही पास करेगा, वो क्या नकल कराएगा अगली पीढ़ी? जी बिल्कुल। तो नकल कराने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा व्यंग है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। तो अच्छी पढ़ाई पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप उसकी प्लानिंग तो कर सकते हैं कि अच्छे शिक्षक तैयार करने वाले आप बीएड के कॉलेजेस, कितने बीएड के कॉलेजेस खुल गए कुकुर मुत्ते की तरह, लेकिन क्या क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है उसमें? नहीं, वहां पढ़ाई तो होती नहीं, केवल डिग्री बांटी जाती है, पढ़ाई तो होती ही नहीं है। डिग्री बांटी जा रही है। और एक समय हमको ध्यान आ रहा था, ये हमको लगता है कि ये लेट 90s का या अर्ली 2000 की बात होगी, जब प्रोफेसर्स की बहाली हुई थी, बड़ी बल्क में एक बार बहाली हुई थी बिहार में प्रोफेसर्स की, और हमको ध्यान है कि उसमें हमारे कई मित्र लोग उसमें लेक्चरर बहाल हुए थे, जिसमें 2 लोग तो हिंदी जेएनयू से पढ़े हुए लोग थे और नामवर सिंह गए थे इंटरव्यू करने के लिए, राजभवन में ठहरे थे और नामवर सिंह की अध्यक्षता में जो पैनल था उसने इंटरव्यू किया था और बड़ी संख्या में बिहार के लोग जाकर के वहां लेक्चरर हुए थे। आप उस तरह की कोई व्यवस्था कर सकते हैं, एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम बनाइए और इस तरह का जाइंट जो हो, जो मतलब जैसे नामवर सिंह जाइंट थे हिंदी में, तो उनसे बड़ा कोई नाम नहीं था। आप उस तरह के आदमी को ले जाएं, बिठाएं अलग अलग विषय के और उससे इंटरव्यू कराएं, क्वालिटी के बिहार के लोगों को ही बुलाएं, जो दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कहीं हो, आके पढ़ाए बिहार में। तो आप उस तरह से भी लोगों को बुला सकते हैं, अच्छा टैलेंट बिहार में ला सकते हैं। आप मैच करें, एट पार सैलरी दें कि जो सैलरी मिल रही है आपको बाहर, हम वो सैलरी देने जा रहे हैं जो आपको दिल्ली की स्कूलों में मिल रहा है। तो लोग लौट सकते हैं बिहार में, ऐसा नहीं है कि नहीं, जिनके बूढ़े माँ बाप हैं वहां वो क्यों नहीं चले जाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, गांव में घर है, बूढ़े माँ बाप है, वो क्यों नहीं चले जाएंगे वहां रहने के लिए? ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक आपके अंदर में एक
कोई प्रेरणा होनी चाहिए। नीतीश कुमार के सरकार में अभी वो प्रेरणा नहीं दिख रही है हमको। वो लग रहा है कि अब सारी चीजें तो ठीक ही हो गई हैं, सब एक मंथर गति से चल रही हैं चीजें, चुनाव तो जीत ही जाएंगे। तो जो अंतः प्रेरणा होनी चाहिए, जो चीज जो फायर हमको दिख रहा है प्रशांत किशोर में, वो फायर, वो प्रेरणा नहीं दिख रही है हमको। ये एक बड़ी चिंता की बात है बिहार के लिए, वो दिखनी चाहिए। चलिए, तो देखिए नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, महिला संवाद करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे। देखना है बिना अमला दमला की कितनी बातचीत होती है और यात्रा में क्या फलाफल निकलता है, या सिर्फ चुनाव की रणभेरी को आगे बढ़ाने के लिए और चुनाव की तैयारियों के लिए इसे समेट लेते हैं, सिमट लेते हैं। और जो अजीत जी ने कहा, पुरनका बात तो बहुत हो चुका, नयका बात बताइए ना नीतीश जी। इससे ना विश्वास पैदा होगा कि आगे क्या होगा और आगे क्या नहीं होगा। तो हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे बिहार के मसलों पर। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।